रिटर्न एनआरओ आपने दिया था, और जब आपको ये नहीं मिला तो आप मेरे मुल्क के खिलाफ अर्ज़ा रसाई करोगे। आप अजित दौर के बयानी को, मोदी की सोच को फरोग दोगे। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है। हिंदुस्तान के अपने सियासी क़यादत है वो उसके ऊपर शर्मिंदा है, और आप कह रहे हैं कि हमारे टांगें कांप रही थी। कुछ शर्म होती है, हया होती है। According to Ayaz Sadiq, the Pakistan government kneeled under Indian pressure. मैं अयाज सादिक के बयान को इंडोर्स करता हूँ, मैं मजम्मत नहीं करता उसकी। उनको ये बात यहाँ पर नहीं करनी चाहिए थी। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर उसको कल रिहा करने लगे हैं। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई और एक जिम्मेदार रियासत के मेच्योर रिस्पॉन्स के अलावा किसी और चीज से जोड़ना इंतहाई अफसोसनाक गुमराहकुन है, और ये चीज किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल है। जो मैंने कल स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस पे दी, इंडियन मीडिया दे आर टोटली कॉन्ट्ररी जो मैंने बात की, ये मिस रिपोर्ट हो रहे हैं और ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। We gave them a bloody nose and it is still heavy. अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट, मैं हूं मोहम्मद मालिक। पिछले 48 घंटे से एक गूंज है दो बयानात की। पहले अयाज सादिक साहब ने बयान दिया जो आप लोगों ने सब ने सुना, जिसने टोटली आउट ऑफ द ब्लू आया, समझ नहीं आई। अपोजिशन का कहना है कि जी वो पहले मुराद सईद ने ऐसी बातें की कि वो रिएक्शन में बात करके, फिर हमने देखा खुद अयाज सादिक साहब ने उससे अपने आप को डिस्टेंस किया, और बाद में उनके कुछ कोलीग्स ने भी डिस्टेंस किया। शायद हकान अब्बासी साहब ने बताया एक टेलीविज़न प्रोग्राम में कि ये बात नहीं हुई थी कि जी रात के 9 बजे अटैक होगा, और सारी बात तो ये शायद उनकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन हुई अयाज सादिक की विद जो फॉरेन मिनिस्टर हैं। फॉरेन मिनिस्टर ने भी ऑन रिकॉर्ड आके कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। फिर एक प्रोग्राम में मैं देख रहा था राना साहब से, उनसे बात हो रही थी, उनसे पूछा एंकर ने कि आपने ख़ुद सुना? उन्होंने कहा मैं उनके बयान की तायद करता हूँ, लेकिन उन्होंने भी सुनने की चीज़ तायद उसको रेटिफाई नहीं किया। सो ऑब्वियसली ये बात उस मीटिंग में नहीं हुई, और अगर प्राइवेट कॉन्वर्सेशन हुई है तो जो अब अयाज सादिक साहब का वर्ड है अगेंस्ट हमारे फॉरेन मिनिस्टर के, सो इतनी बड़ी बात कैसे होगी? अभी इसी पे बहस चल रही थी को फेडरल मिनिस्टर हमारे जो दोस्त हैं फवाद चौधरी, उन्होंने भी उसी इजलास के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दाग दी, उस पर भी अभी हम बात करेंगे। और उसको हमने देखा, उसको भी इंडियन मीडिया ने उछाला और ये कहा कि जी अब क्योंकि एक मिनिस्टर ने ये कह दिया है कि ये हमने पुलवामा के अंदर कुछ काम किया है, तो ये ब्लैक लिस्ट में होना चाहिए, ग्रे लिस्ट है जहाँ से पाकिस्तान निकल रहा है। अयाज सादिक की बात ने पूरा एक बयानिया बदल दिया, फवाद चौधरी की बात ने एक नया थ्रेट खड़ा कर दिया, उनकी भी क्लैरिफिकेशन आ गई। लेकिन सवालात 5-7 उठ रहे हैं जिन पे आज मैं बात करना चाहता हूँ कि नून लीग का जो सा ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक नज़र आ रहा है। पहले आर्मी पे बात हुई, फिर वो फाइन ट्यून हो के आर्मी के आर्मी चीफ और DGI को सिंगल आउट कर दिया गया। क्या ये हो रहा है कि शायद प्राइम मिनिस्टर इतना सख्त रवैया रखे बैठे हैं कि उनको उम्मीद नहीं कि प्राइम मिनिस्टर उनसे किसी किस्म की बात करेंगे, निगोशिएशंस करेंगे, तो क्या वो फोर्स करना चाहते हैं डायलॉग जिसमें फ़ौज एक किरदार अदा करे? और क्या अब सियासत और रियासत की कुछ हदूद का तयन होना लाजम हो गया है? और अगर होगा तो कौन करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट की रोल अदा करेगी या फ़ौज की क़यादत करेगी? और 2-3 सवाल और भी हैं। क्या डायलॉग भी होना चाहिए, नेशनल डायलॉग, चाहे कोई नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो, कुछ हो जिसमें अपोजिशन भी हो, फ़ौज भी हो, गवर्नमेंट भी हो, एक फिग लीफ हो नेशनल सिक्योरिटी का, और शायद वहाँ पे कुछ बेहतरी हो जाए। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन बिफोर आई गो वेरी क्विकली, मैं 30 सेकेंड और आपसे लूँगा, मैं आपको एक क्विक रन डाउन देना चाहता हूँ ताकि सबकी याददाश्त हो जाए कि हुआ क्या था। 14 फरवरी को पुलवामा हुआ, जिसमें एक मुजाहिद था, अपना लोकल बच्चा था ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का, जिसने एक आर्मी कॉन्वॉय को हिट किया और वहाँ पे 40 से ज़्यादा उनकी अमवात हुई, उनके सोल्जर्स की, सब कुछ। ऑब्वियसली उन्होंने एक साथ ही इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आना शुरू हो जाता है। फरवरी 19 को फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एड्रेस किया पार्लियामेंट को, और वहाँ पे उन्होंने बड़ी क्लियर बात की। उन्होंने कहा हमारी ऐसी कोई कंडेम किया, उन्होंने कहा हम तो खुद इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ऐसे मौके पे क्यों बेवकूफ़ चाहेगा, हम क्यों जेपरडाइज करेंगे, बल्कि इंडिया हमें एविडेंस दे, हम बिल्कुल इस पर एक्शन लेंगे, सब कुछ। लेकिन साथ उन्होंने एक वार्निंग भी अनाउंस कर दी। उनका एक चीज़ मैं आपको बता दूँ,
अगर हमारे पे कोई फॉल्स फ्लैग के ऑपरेशन के तहत कोई हमारे पे हमला हुआ, हम सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे। क्लियर वहाँ पे मैसेज चला गया। फरवरी 26 रात को 2:55 लाइक अर्ली मॉर्निंग 2:55 AM पे हमारी एयर स्पेस वायलेट होती है, एयरफोर्स उसको काउंटर करती है और वो फिर वो जो है कुछ बम और अपना पेलोड फेंक के भाग जाते हैं। पता लगता है कि जी एक कौवा मर गया और 6-7 दरख्त हमारे शहीद करके वो चले जाते हैं। फिर हमने उसी वक्त 4:42 पे 4:42 AM पे पाकिस्तान ये सारी चीज़ दुनिया से शेयर करता है कि ये हुआ सब कुछ। अगले दिन 11:30 बजे एक प्रेस ब्रीफिंग होती है, उस वक्त DGI-SPR जनरल गफूर करते हैं और उसमें इंडिया को वाज़े तौर पे बताया जाता है कि वेट फॉर अ रिस्पॉन्स, आपको रिस्पॉन्स अब हम देंगे, और बता के दिया और कहा गया कि वी विल नॉट, हम तो सरप्राइज नहीं हुए, यू विल बी सरप्राइज्ड, और हमने जो करना था कर दिया। देन फरवरी 27 को सुबह 8:15 बजे, 8:15 और 8:30 के दरमियान में पाकिस्तान 6 स्ट्राइक्स करता है और उसके अंदर वो एमिनेशन डंप उड़ाता है, ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाता है। और उस वक्त राजौरी के अंदर जो सा ब्रिगेड उनका हेडक्वार्टर था उसमें इंडियन आर्मी चीफ भी था, जिसका पाकिस्तान आर्मी को पता था, लेकिन उस वक्त उन्होंने उसको नहीं हिट किया, जस्ट टू मेक अ पॉइंट कि ना हो। ये सारी उसमें फिर इंडियंस जब आए, एयरफोर्स आई तो ये तैयार थे, उसमें ही वो SU-30 गिरा और अभिनंदन का MiG-21 गिरा। और फिर अभिनंदन जब वापस किया गया तो आपने देखा बड़ा फैन फेयर के साथ वापस किया गया, परेड करके किया गया। 4 जवान हमारे आगे, 7 हमारे ऑफिस के लोग, फॉरेन ऑफिस के, दुनिया को बताया गया कि ये किस तरह होता है। हर जगह नाक रगड़ी गई। और उन दिनों मैं आपसे 2 क्लिप्स शेयर करना चाहता हूँ कि एक मौके पे पूछा गया नरेंद्र मोदी से कि ये जो उस रात को क्या हुआ, तो उन्होंने बड़ा इवेसिव जवाब दिया। अगर उनके ये होता ना कि इंडिया ने दबा के हमारे से काम करवाया है तो वो सब बताते। आप ज़रा उनका जवाब सुने, फिर आपको पता लगेगा। ये बता दीजिए कि ये हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को आपने छुड़वाया कैसे? वो एक रात थी, जिस रात में कहीं राज थे, राज को राज ही रहने दीजिए। राज की बात कर रहे हैं, राज को राज ही रहने दीजिए, को राज यही था। फिर एक और इनका एक जगह उन्होंने कहा अगर हमारे पास राफेल जहाज होते तो हम दुनिया को जो सा है ना, इसका नतीजा फिर आप और देखते। इंडियंस एक्सक्यूजेस देते रहे, इंडियन एयरफोर्स चीफ सैक हो गया। इसका मतलब है कि ये वो चीज़ उस तरह नहीं थी कि पाकिस्तान की टांगें नहीं कांप रही थी। बहरहाल, बल्कि वो भी सुन लें। एक स्वर में कह रहा है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। It will be immature to say, premature, sorry, to say that what is the number of casualties we have been able to inflict. आपको याद हो 300 आदमी मारने का क्लेम किया था। एनीवे, मैं अपने पैनल का आपसे तारुफ करा दूं। फवाद चौधरी साहब हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तलाल चौधरी हमें ज्वाइन करेंगे फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर PMLN से, और आरिफ हमीद भट्टी साहब। फवाद, मैं पहले आपसे शुरू करता हूँ क्योंकि आपने भी एक स्टेटमेंट दी, जरा वो एक बारी नाज़रीन को दोबारा सुना देते हैं। हिंदुस्तान को घुस के मारा है। हिंदुस्तान के अपने सियासी क़यादत है वो उसके ऊपर शर्मिंदा है। और आप कह रहे हैं कि हमारे टांगें कांप रही थी। कुछ शर्म होती है, हया होती है। ये क्लिप छोटा है, आपने पहले पुलवामा की बात भी की थी उसमें, बल्कि मैं चाहूँगा प्रोड्यूसर साहब अगर वो चला दें ढूंढ के क्लिप। एनीवे, फवाद, आपने पुलवामा का नाम ले दिया, उस पर अब एक नया फसाद शुरू हो गया। नहीं, वो पहले पूरा क्लिप देख लेंगे ना, फिर आपको समझ आ जाएगी। वैसे मैं इंडियन मीडिया से बड़ा इम्प्रेस हूँ, फ्रैंकली, जिस तरीके से वो स्टेट नैरेटिव को फॉलो करते हैं और जिस तरीके से वो एक कहानी बनाते हैं, वो बड़ा एक आई मस्ट से कि बड़ा एक बड़ा कंसंट्रेटेड किस्म का अटैक उनका होता है। और जिस तरह से इन्होंने हमेशा ही उन्होंने किया है, कल भी उन्होंने जो है वो यही किया है कि हमने, और देखिए हमें तो फख्र है, हमने तो जो कार्रवाई की पुलवामा के बाद और जिस तरीके से हमने हिंदुस्तान को दिन की रोशनी में रात के तारे दिखा दिए, हमें तो बहुत खुशी है। और मैं तो अपनी स्टेटमेंट पे कायम हूँ, और अगर दोबारा हिंदुस्तान ये जुर्रत करेगा, हम दोबारा करेंगे। मेरी सीधी बात है, ये कोई मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई मुल्क इस बात को इजाजत ही नहीं दे सकता कि आप आए आके यहाँ बॉम्ब करके चले जाए। तो हम क्या, हमें चूड़ियां पहनी हुई है, हम हाथों पे हाथ रख नहीं। लेकिन पुलवामा का क्या आपने ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन भी निकाल दिया, एक फॉर्मली क्लैरिफिकेशन के पुलवामा आपका मकसद नहीं था? मालिक साहब,
है कि मैं कोई अपना ना ये कोई टाइम्स नाउ पे तो नहीं ना बैठा हुआ। आप उठाइए और अपना भट्टी साहब को भी मैंने क्लिप भेजा है, आप क्लिप पूरा चलाइए और आप देख लीजिए फिर उसमें कि उसकी कंपैरिजन। मुझे तो आपके वैसे जो टिक्कर चले हैं उस पर भी मुझे बड़ी हैरत हुई है कि आप कह रहे हैं कि यार सादिक के बयान से ज्यादा नुकसान हुआ या फवाद चौधरी के नुकसान से ज्यादा नुकसान हुआ। अगर हमने हिंदुस्तान को इस तरह से इजाजत देनी है और आप लोगों का, आपके में से किसी का भी ये ख्याल है कि पाकिस्तान इस तरह से सर्वाइव करेगा कि हिंदुस्तान आए, बॉम्ब करके वापस चला जाए और हम चूड़ियां पहन के बैठे रहे, इस तरह मुल्क नहीं चलते। नहीं, वो तो बिल्कुल, वो तो इसलिए हमने पूरी फवाद हिस्ट्री बताई है कि हुआ क्या, किस तरह वापस हुआ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि नैरेटिव जो एयाज सादिक साहब का नैरेटिव है उसने तो इंडिया में बिल्कुल शादियाने बजा दिए हैं। एंड आई एम सरप्राइज बिकॉज एयाज सादिक बड़े समझदार, सुलझे और धीमे मिजाज के आदमी हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, आप जो एनालिस्ट देख रहे हैं वो कहते हैं कि शायद एक पैटर्न आ रहा है PMLN की पॉलिटिक्स में, और फिर तलाल साहब से भी पूछेंगे कि पहले मियाँ साहब ने टारगेट किया आर्मी को पहली तकरीर में, फिर सेकंड तकरीर में उन्होंने टारगेट कर दिया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को और DG ISI को, और उसको एक शक्ल दे दी सब कुछ। और बेसिकली परसेप्शन कहा यह जा रहा है, क्योंकि ये बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि इमरान खान किसी भी किस्म की बात करने के रवादार भी नहीं है अपोजिशन के साथ, ना अब उन मीटिंग्स में आते हैं जहाँ उनको मिलना पड़े। तो अब उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो फ़ौज का हार्स फोर्स करें, कि वो कोई रोल प्ले करे। डू यू थिंक कि ये स्ट्रैटेजी है PMLN की कि हम ज़बरदस्ती फ़ौज को लाएं बीच में, और क्या विल इट वर्क? नहीं, देखिए पहले तो आप PMLN को अलग करिए, नवाज शरीफ साहब की स्ट्रैटेजी पे आइए। PMLN तो जाहिर है कि उसके लाखों लोग हैं, उसमें लोग जो उनके वोटर हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनके लीडर्स हैं, जो मैं समझता हूँ कि वो उनका मुहिब वतन लोग हैं, और जाहिर है कि उनका पाकिस्तान से गहरा रिश्ता है, ताल्लुक है। और उनमें से बहुत सारे वो लोग उनमें शामिल हैं जिनके वालिदैन ने, जिनके पुरखों ने पाकिस्तान बनाने के लिए जदोजहद की है। सो मुस्लिम लीग का एज अ पार्टी प्रॉब्लम नहीं है, नवाज शरीफ साहब का प्रॉब्लम है। नवाज शरीफ साहब ने, और इसमें कुछ जो लोग शामिल हैं, देखिए पहला जलसा किया नैरेटिव फौज बहुत बुरी है, अदलिया बहुत बुरी है। सेकंड जलसा किया फौज बहुत बुरी है, अदलिया बहुत बुरी है, उर्दू जुबान बहुत बुरी है और हम उर्दू जुबान को नहीं मानते। फिर तीसरा जलसा किया, उसमें कह दिया हम फौज बहुत बुरी है, अदलिया बहुत बुरी है और आज़ाद बलूचिस्तान होना चाहिए। ये जो नैरेटिव जब जिस तरीके से जलसों से जाता है, ये बयानियां जब कुछ लीडरशिप जो है वो जलसों में कहती है, वो प्रॉब्लमेटिक है। देखिए ना, PDM एक कॉन्स्टिट्यूशनल अलायंस है, वो एक उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का। वो हमें आके कह सकते हैं, वो इमरान खान को कह सकते हैं आपने महंगाई कर दी, आपने जुल्म कर दिया, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, जो वो गवर्नमेंट के ऊपर हजार तनकीद कर सकते हैं। लेकिन मुल्कों की कुछ रेड लाइंस होती हैं। ये थोड़ा ही है कि आप जाके कहना शुरू कर दें कि फौज में जर्नैल अलहदा है और हम उनके तो खिलाफ हैं, नीचे वालों के हम साथ हैं। मुझे बताएं किस जर्नैल ने अपना सीना अपने जवानों के साथ नहीं रखा? जनरल जावेद हसन वाना में शहीद हुए, जनरल ये सनाउल्लाह न्याजी शहीद हुए, जनरल जो मसूद असलम थे उनके जवान बेटे को यहाँ पे शहीद किया गया। कौन सा इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल है, मेजर जनरल है, ब्रिगेडियर है, कर्नल है, कैप्टन है, मेजर है, जिसने अपने जवानों के साथ लड़ाई नहीं लड़ी हुई? आप जब ये तकसीम पैदा करने की कोशिश करेंगे फौज के अंदर, और DGI SPR को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी इसके ऊपर, तो जाहिर है इसको हम क्या कहें? तो ये कामयाबी, एक स्ट्रैटेजी की कामयाबी नहीं है। पिछले 30-32 दिनों में 2 दफ़ा DGI SPR को आके PMLN रिलेटेड मामलात पे बात करनी पड़ी, तो फिर तो स्ट्रैटेजी कामयाब हो रही है। अगर आप आके इस तरह से गालियां, दो ही तरीके हैं ना, या तो वो अपनी बात करेंगे जो उन्होंने की है, या फिर आप जो है वो एक्शन करेंगे। उन्होंने बात की है, और अभी जो है मेरे ख्याल में ये डिपेंड करता है कि चूंकि जो वहाँ लोग हैं वो शायद खुले दिल के लोग हैं, और उस तरह से वो नहीं एक्ट उन्होंने किया जिस तरह से आमतौर पर हालात में रवाज है। वरना पाकिस्तान में बहुत सारी रेड लाइंस अबूर हुई हैं इन दिनों में। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए, मैं दोबारा ये कहना चाह रहा हूँ कि PDM के ऊपर, उनकी सियासत के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तनकीद करें गवर्नमेंट के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इदारों में इस तरह की डिवीजन्स डालने की कोशिश करेंगे, अगर आप उर्दू जुबान आपको भी पता है बहुत कि 1867 में जब ये उर्दू हिंदी तनाज़ा ही तो था जो 2 कौमी नजरिए की बुनियाद बना। तो जब अब्दुल समद अचकज़ई का बेटा आके उर्दू जुबान को टारगेट करता है, तो वो क्या कह रहा होता है, एक्चुअली वो क्या कह रहा होता है? सो ये चीजें हैं जिनसे एतराज जो है वो होना चाहिए। बाकी ठीक है, पॉलिटिक्स। आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिबली फराज ने एक ट्वीट किया है
उन्होंने कहा कि एयाज सादिक की कही हुई बात माफ़ी से आगे निकल चुकी है, अब कानून अपना रास्ता लेगा। आप एग्री करते हैं इस बात से, इस अप्रोच से? देखिए, मुझे नहीं पता कि कानून जो है वो रास्ता लेगा या नहीं लेगा, लेकिन आप रियासत को एक हद से आगे पुश कर रहे हैं और जिस तरीके से आप कर रहे हैं उसके बाद तो फिर तो लड़ाई है ना। आप एक अपनी जो हदूद हैं अगर आप उनको इतना आगे ले जाएंगे कि लिहाज ख़त्म ही हो जाए और जो फिर जो है वो आपको सोचना पड़ेगा आपने क्या करना है, तो फिर तो जाहिर है कि आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने काफ़ी पुश कर दिया है, काफ़ी मामलात को जो है वो आगे ले गए हैं जो शायद मुनासिब नहीं। तलाल, हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा एकदम गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है और इस हद तक आ गई है कि अब जो सियासत है हमारे बॉर्डर्स के बाहर निकलना शुरू होगी, अंदर नहीं। आर्मी के स्पोक्स पर्सन को जनरल बाबर इफ्तिखार को आके कहना पड़ा कि आप रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं जवानों में और अफसरों के दरमियान में, और रोज़ाना हम देखते हैं अफसर भी शहीद हो रहे हैं, जवान भी शहीद हो रहे हैं। अचकज़ई साहब ने कोयटा में कह दिया कि हम ये बाढ़ उखाड़ के फेंक देंगे। मैं कहूँगा पठानों को दोनों साइड्स पे, कोई बाढ़ उखाड़ के फेंक रहा है, कोई नाम लेके पढ़ रहा है, कोई इंडिया के बयानिए को चाहे दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पर, बिकॉज मैं एयाज सादिक का जेनुअनली मेरा बिलीफ है कि वो दानिस्ता तौर पर ऐसी गलत बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसी बात की कि पूरा नैरेटिव इंडिया में बदल गया। आज कल तक जो बिल्कुल बैकफुट पे थे आज वो आज शादियाने बजा रहे हैं। ये जो इतनी चीज़ जा रही है तो फिर इसका एक ही मतलब है कि आप चाहते हैं कि या फौज आके ज़बरदस्ती डायलॉग करवाए आपका और गवर्नमेंट का, या गवर्नमेंट को बाहर निकाले और मार्शल लॉ भले लग जाए, लेकिन या निज़ाम चले ना चले, गिर जाए सारा निज़ाम, या आप लोग रिलीफ मिले नवाज शरीफ को, या बेशक निज़ाम गिर जाए। बहुत ख़तरनाक गेम नहीं कर रहे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब 2 मिनट मुझे दीजिएगा ताकि मैं आपके जो बड़ा डिटेल क्वेश्चन है उसको आंसर कर सकूं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर तो हमने खेलना है कि इंडियन मीडिया क्या उठाता है और उसके बाद उस इंडियन मीडिया के उठाने पर हमारी हेडलाइंस भी बन जाती हैं और हमारी हुकूमत भी ये कहती है इंडियन मीडिया ने उठा लिया तो सो अब ये बड़ा खतरनाक है, और उस पर सबसे ज्यादा खतरनाक है DGISPR भी इंडियन मीडिया के कहने पर रिस्पॉन्ड कर दे। अगर इंडियन मीडिया को पिछले 12 घंटे में देखना है तो फवाद साहब बहुत आगे हैं एज कंपेयर टू एयाज सादिक साहब। सो इसका मतलब है कि चॉइस ली जाती है, कहीं इंडियन मीडिया को लाकर जवाब दे दिया जाता है और कहीं नहीं दिया जाता। मैं आपको चंद एग्जांपल्स दे देता हूं। अपना मालिक साहब आप तो पूरा सहाफी हैं, यानी मुझे आपको शेख रशीद के बयान याद है कि वो कहा करते थे अपोजिशन में कि सत्तू पिए हुए हैं। उसके बाद इमरान खान के क्या कहते थे, वो आज भी क्लिपिंग्स 19-20 क्लिपिंग्स पड़ी हैं कि किसी का पेशाब निकल जाता है, फलां हो जाता है, उसको भी छोड़ दे चले। मैं इस हुकूमत की बात कर ले, ईरान के अंदर जाके इमरान खान क्या कहते हैं ISI के बारे में, अमेरिका में इंटरव्यू देते हुए क्या कहते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस अलकायदा के बारे में क्या कहते हैं। यानी सिर्फ मुस्लिम लीग नून को ही रिस्पॉन्ड किया जाएगा। चले इसको भी छोड़ दें, जुबैर साहब की जाती मुलाकातों को कोई उसको ऑफिशियल करने की जरूरत नहीं थी, वो तो बड़ी देर से हो रही थी, वो तो जब बहुत पुरानी हो रही थी। तलाल मुझे एक बात बताएं कि अगर जुबैर साहब की मुलाकात हो और उसमें आर्मी चीफ DGI अपने ISI को बुला के बिठाते हैं तो फिर वो ज़ाती मुलाकात तो ना रही, वो तो उसकी नौयत ही बदल जाती है। अकेले बैठे होते और बात थी। फिर खुद उनके भाई ने, असद उमर ने, उनके सगे भाई हैं, उन्होंने कल अरशद शरीफ के प्रोग्राम में कह दिया कि कोई 40 साल का ताल्लुक़ नहीं है, उनका 40 साल का ताल्लुक़ एक कॉमन फ्रेंड है, और मैं भी उसको जानता हूँ, मैं भी कॉमन फ्रेंड को जानता हूँ, वो बैंकर हैं, उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। बल्कि जब ये प्राइवेटाइजेशन चला रहे थे ज़ुबैर, तो आई थिंक वो उनके साथ एसोसिएटेड भी रहे, वहाँ पे सर्विसेज भी उनकी उन्होंने हायर की, तो वो तो डायरेक्ट ताल्लुक़ भी नहीं, उनका अपना सगे भाई उनकी बात नहीं मान रहे। आर्मी चीफ का जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे 40-50 साल के साथ नहीं है। फिर अगर ज़ाती मुलाकात होती तो 1-on-1 होती, उसमें DGI ना बैठा होता, तो वहाँ तो आपका बयानिया कमज़ोर नहीं पड़ गया? देखिए मेरा ख्याल है कि फिर आपको मालिक साहब पता नहीं है। मैं जानता हूँ 4 से 5 साल का ताल्लुक, ठीक है जी, हालांकि मुझे सारी मुलाकातों का, सारी बातों का नहीं पता, और मैं बहुत सारी बातें करना भी नहीं चाहूंगा जो मुझे पता है। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा फिर 7 घंटे की जो 2 मुलाकातें उसका पूरा ट्रांसक्रिप्ट दे दिया जाए। देखें ना, हमें मिलाइन ना करें।
हमें 2-2 लाइनें कह के सिर्फ हमें टारगेट ना करें, या सारी बात बताएं या कुछ ना कहें। मैं इससे आगे बढ़ता हूं। मुझे ये बताइए मालिक साहब, क्या मेज पे टॉक शो के दरमियान जूता बूट रखा गया कि नहीं रखा गया? मुझे बताएं, किसी ने रिस्पॉन्ड किया? क्या शेख रशीद हर दूसरे दिन गेट नंबर 4 की बात नहीं करते? बात यह है, देखिए अफवाज हमारी भी फौज है। इस वक्त माहौल क्या बनाया जा रहा है, यानी इस वक्त पीटीआई माहौल ये बना रही है कि फौज सिर्फ हमारी है, हम ही उसके मामे चाचे हैं, हम ही उसके बचाने वाले हैं, बाकी सारे मुखालिफ हैं। मेरी एक बात सुने, इससे नुकसान फौज का हो रहा है। और दूसरी ये इंप्रेशन, ये पीटीआई के पास और देने को है कुछ नहीं। अब मुझे ये बताएं, फवाद साहब ये तो कर नहीं सकते कि अपना क्या कहते हैं बुजदार साहब की कामयाबियां गिना दें, वो महंगाई के बारे में कह कुछ नहीं सकते, इकोनॉमी पे उनके पास बात कोई नहीं, गवर्नेंस के उनके बेशुमार बैड पैचेस हैं। तो आप लोग क्यों नहीं करते ये बातें? आप लोग करें ना। आपको किसने मना किया? आप तो इस पर बात नहीं कर रहे, आप तो खाली फौज को रो रहे हैं। ना देखे मालिक साहब, मैं तीनों जलसों में मौजूद था। मैं दोबारा आपको कहता हूं, मियां नवाज शरीफ की 2 तकरीरें चलाएं, 50% से ज्यादा टाइम महंगाई पर और इस बात पे हुआ है। मैं तीनों जलसों में सारी मैंने तकरीरें सुनी है। कोई लीडर ऐसा नहीं जिसने महंगाई, बेरोजगारी और बैड गवर्नेंस की बात ना की हो। यानी वहां से एक फिक्रा उठाकर मुझे मालिक साहब मुझे ये बताएं, मैं क्या रिस्पॉन्ड करूं जब मुझे आप कह देंगे कि ये इसराइल और इंडिया का एजेंट है? और मेरे वालिदैन तो पाकिस्तान बना के वहां हिजरत करके आए थे। यानी आप लोग जब ये टारगेट करें, और उसके बाद मेरा एक सवाल है फवाद साहब से कि एक ऐसा आदमी, वो आम आदमी नहीं है कोई, देखिए ना, वो 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर है, उसकी अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, उसके पास फैक्ट्स हैं, उसके पास हिस्टोरिक फैक्ट्स हैं, वो बात करता है। आप उसकी बात को कोई इंक्वायर करने की बजाय, उसकी डिटेल में जाने की बजाय, आप सिर्फ फौज को अपनी फौज बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं कि ये उनके दुश्मन है। चले एक सेकंड, मुझे आरिफ हमीद भट्टी साहब को अब लेने दे कॉन्वर्सेशन में। आरिफ साहब, आपने दोनों की बात सुनी। एक सवाल ये भी उठता है कि बाकी जितने लोग बैठ रहे हैं वो यहीं बैठ के क्रिटिसाइज़ करते हैं, यहीं बैठ के सब कुछ करते हैं। क्या मियाँ साहब को फिर अगर इतनी उन्होंने प्रिंसिपल पॉलिटिक्स करनी है और इतने सख्त एरियाज क्रॉस करने हैं, क्या पहले उनका वापस आना लाजिम नहीं है अखलाकी तौर पे कि पाकिस्तान में आएँ? चाहे यही बयानात वो जेल से दें, मैं भी उस बयान को ज़्यादा सीरियसली लूँगा। अगर आप एब्सकॉन्डिंग भी हैं, नहीं आ रहे, सेहत आपकी भी माशाल्लाह अगर तमाम तकरीरों के लिए ठीक है तो आने के लिए ठीक नहीं है। मैं इसहाक डार साहब को भी देखता हूँ वीडियोज़ में, वो भी भागते दौड़ते फिरते हैं और वैसे वो भी नहीं वापस आ सकते। क्या पहले अगर ये सारे फैसले होने इस मुल्क में, हदूदों के यूथ के रियासत की हदूद क्या हैं, पॉलिटिक्स की क्या हदूद हैं, क्या फिर लोगों को पाकिस्तान में नहीं पहले होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं किसी को गद्दार तो नहीं करार दूंगा, लेकिन कुछ फैक्ट्स लाता हूँ। ये हमें सियासतदान काबिल एहतराम है, लेकिन इतना बेव क्यों समझते हैं? मैं नवाज शरीफ साहब को बरतानिया दौर का जानता हूँ। 88 में उनके कितने असासे थे, कितने पैसे थे, बाहर कितना बिजनेस था, मुझे सारा पता है। और अब कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा है मुझे पता है। मेरी एक गुजारिश सुने, आपने फरमाया कि इन्होंने कि जी अयाज सादक ने नहीं, नवाज शरीफ ने प्री प्लान साजिश के तहत जब इन्हें नाअहल किया गया सुप्रीम कोर्ट से, खलाई मखलूक आई, ना नजर आने वाली ताकतें आई और खुफिया ताकतें आई, खुफिया दारे आए, फिर सीधा आर्मी चीफ पे अटैक किया, DGISI पे अटैक किया। फिर इस अटैक पे भी उनका खून ठंडा नहीं हुआ, गैर मुल्की आका खुश नहीं हुए। फिर अयाज सादक को 5 लोगों की मीटिंग के बाद, 5 लोगों की गुफ्तगू के बाद ये असाइनमेंट दी गई। मैं कहता हूँ इमरान खान नाअहल है, होगा, करप्शन उससे ज्यादा है, मैं मानता हूं, एहतसाब त्रासदी बोर्ड नहीं हो रहा, लेकिन यार आप एक मुजरम हैं, आप एक इश्तिहारी हैं, मुल्क से भागे हुए हैं, और आप की पार्टी कहती है हमारा सदाबहार कायद नवाज शरीफ है। तो एक पाक फौज जिसका आर्मी चीफ है, जिसका DGIS है, उसको कह रहे हैं कि तुम अपना तलक अलग कर लो। मैं एक बताता हूँ, एक मौजूदा जनरल साहब है, बड़ी अहम पोस्ट में आजकल, वो एक टफ एरिया में थे, खाना कुछ दिन ब्रेक हो गया,
एक एक रोटी आई, खुदा की कसम उस अफसर ने, ब्रिगेडियर उस वक्त वो ब्रिगेडियर, उन्होंने भी रोटी का चौथा हिस्सा खाया और सिपाही ने भी रोटी का चौथा हिस्सा खाया 3 दिन बाद। यार ये फौज में तफरीक डाल रहे हैं। भाई अपना इख्तलाफ इमरान से लड़ो। क्या अदालतों को इन्होंने नहीं कहा ये 5 जजों को उठा के बाहर मारो? क्या इन्होंने ये नहीं कहा कि ये फौज, आज जो अयाज सादक ने कहा है कि हमारी टांगे कांप रही थी, जिनकी टांगे कांपे वो दुश्मन के 2 जहाज नहीं गिराते। अभिनंदन जिनकी टांगे कांपे वो मुल्क की 5 गुना ज्यादा भारत को एक चीज रोशनी में कह के जवाब नहीं देते। पिछले दिनों नाम चल रहे थे कि जी कुछ लोग हैं जो शायद मुतबादल क़यादत के नाम पे तौर पे आ सकते हैं, जिसमें शायद खान का नाम चल रहा था, याद सादिक का भी नाम चल रहा था। क्या याद सादिक साहब पे ये प्रेशर तो नहीं था कि अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए कि नहीं मैं कोई ऐसी गेम में नहीं हूं, तो वो ज़्यादा हद क्रॉस कर गए जज्बात में आ गए? नहीं, ये स्क्रिप्ट लिखा गया, इस तरह ना करें मालिक साहब। मैं 30 सालों से ये काम कर रहा हूं, मैं आपसे कमज़ोर आदमी हूं, मैं आप जितना वेल इन्फॉर्म नहीं हूं। मैं 30 सालों से ये काम कर रहा हूं, मुझे पता है जाति उमरा नाम बदल के कौन जाता है, कौन बंदा टोपी पहन के पैड़ी सी और जो होता पॉलिटिशियन है एक ड्राइवर बन के अंदर जाता है। इस तरह ना मुझे करें, इस तरह ना करें। मैं बता देता हूं, मरियम साहबा ने कल परसों जो अपने लोगों को बुलाया, क्या लफ्ज़ कहा? खुदा का वास्ता ये कह रहे हैं ना मोहतरम तलाल साहब कि जो आर्मी चीफ और जुबैर साहब की बात हुई, भाई कह दे आप 70% आपके पास इंफॉर्मेशन है तो कहते क्यों नहीं? पाँव पकड़े आपने, मैं कहता हूँ पाँव पकड़े। सूरह नाम बदल के शहबाज शरीफ साहब मिलते रहे, इमरान खान साहब से खुद नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। मैं आज एक और इंकशाफ करता हूँ, मरियम साहब मिली हैं। अब मरियम ऑन ओथ कह दे कि मैं किसी एस्टैब्लिशमेंट के हम आदमी को नहीं मिली, तो जो आप कहेंगे सदा वो मेरी सदा है। यार ये क्या है? अगर कमर जवेद बाजवा साहब थे तो उन्हें आर्मी चीफ आपने बनाया, अगर वो गलत थे तो भाई उन्हें एक्सटेंशन क्यों दी? एक्सटेंशन में वोट क्यों दिए? आपका प्राइम मिनिस्टर 250 वोट लेता है, आर्मी चीफ आपका 350 वोट लेता है। मुझे बता दे 7 सितंबर के बाद ऐसा कौन सा तूफान आया कि उस आर्मी चीफ को आप एक्सटेंशन दे रहे हैं? किस बात से आपको इनकार किया? सऊदी अरब ने आपको कहा क्या? अमेरिका में लॉबियस्ट ने कहा क्या कि आपने एकदम फौज को, जिसको पूरी दुनिया ने फतह हमारी सराही, जो 27 फरवरी का बाद बता रहे हैं, 1 दरख्त और 2 कवे गिराए, उसके बदले 2 जहाज गिरा दिया। अभिनंदन ने अभी तक हमारा सूट देना है, वो सूट भी पाकिस्तानी पहन के गया, वो भीख मांग के बंदा लेके गया। यार वो जो कन्वेंशन के तहत है उसको देना था। मैं जरा आता हूँ मैं फवाद साहब को वापस कॉन्वर्सेशन में ले लूँ। एक मिनट जी तलाल, क्विकली जी। मालिक साहब, मैं आरिफ हमीद भट्टी साहब बड़े सीनियर एक साफी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल ये पूरे 100% तरदीद करता हूँ एयाज सादिक साहब की इस तकरीर के बारे में। ये फौरी रिएक्शन था, कोई इसके बारे में मीटिंग कोई क़यादत के नोटिस में नहीं था। और मेरी एक गुजारिश है, मैं मरियम नवाज की मुलाकात पे भी दोबारा चैलेंज करता हूं कि कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई। और तीसरी, मैं ये आपसे मालिक साहब, ये क्योंकि सीनियर है, साफी हैं, मैं दोनों बातों पर रिकॉर्ड रख लें, कभी कोई बात इस पे सामने आ जाए जो सजा दे, लेकिन कम से कम मेरी बात है, इतनी बड़ी पार्टी को सारे लोग हमें आप गद्दार ना बनाए। नहीं कोई गद्दार कोई नहीं बना रहा, लेकिन तलाल एक बात है, जिस दिन एक सेकंड साहब 2 मिनट मेरा तलाल मालिक साहब 2 मिनट, मुझे मेरा नाम लिया है मोहतरम तलाल साहब ने। मैंने गद्दार पहले ही कहा, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई गद्दार है, मेरे से सारे मुहिब्बे वतन है, मेरे लिए हर पॉलिटिशियन काबिल एहतराम है, लेकिन खबर मैंने दी है, इसको चैलेंज करें। ठीक तलाल साहब मैं तलाल एक बात तो है, आपको याद है जिस दिन नहीं ठहर गए जब तलाल साहब 6-7 महीने पहले जाती उमरा बैठे थे दूसरे कमरे में, मरियम साहब किनसे मिलने गई थी, फिर मैं खोलूंगा सब कुछ, फिर आए मैदान में, ये घोड़े का मैदान, मैंने घोड़े नहीं बेचे। कोई मुलाकात नहीं। मैं बड़ी साहब वापस आ रहा हूँ, आप मरियम को कह दे और गाड़ी का नंबर, टाइम, मैं सब कुछ बता दूंगा। अच्छा मैं आ रहा हूँ तलाल में आता हूँ। मैं फवाद से 2 बातें पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपके पास आता हूँ।
क्योंकि मरियम ने तो, आपको याद है जब ज़ुबैर की मुलाकात का पूछा गया था, मरियम ने कहा था हमारा कोई बंदा नहीं मिला और ज़ुबैर मिले हुए थे। खैर उस पर भी हम बाद में बात करेंगे। फवाद, 2-3 बातें हैं। एक तो भी आपका मैं क्लिप भी चला रहा हूँ, मुझे पूरा क्लिप निकाल लिया है भट्टी साहब ने, लेकिन एक पहले मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ। सर्कल्स के अंदर PMLN के कुछ लोगों ने मेरे से बात करते हुए ये भी कहा कि जी आप देखेंगे दिसंबर में बड़ी चेंजेस होंगी, तब पता लगेगा। और दिसंबर सबका फेवरेट है, अपोजिशन भी दिसंबर कहती है, शेख रशीद भी दिसंबर कहते हैं। तो जी बड़ी ट्रांसफ़र्स हो रही हैं, बड़ी कमांड चेंज होगी। वो मैंने सारा डेटा चेक किया, उसमें तो सिर्फ 2 कोर कमांडर्स चेंज हो रहे हैं। वैसे कोई 6 जनरल्स रिटायर हो रहे हैं, लेकिन कोर कमांडर्स तो 2 चेंज हो रहे हैं। तो ये जो सारी बातें अब चल रही हैं कि कमांड चेंज होगी तो प्रेशर पड़ जाएगा, या प्रेशर आउट गोइंग जो जा रहे होते हैं उनका बड़ा प्रेशर होता है आर्मी चीफ पे, मैं उसी बात को दोबारा एसरटेन करना चाह रहा हूँ। क्या आपके ख्याल में ये सारा प्रेशर इसलिए बनाया जा रहा है कि फ़ौजी की आदत आप लोगों के सर पे बैठ जाए और इमरान खान को कहे कि इमरान खान तुम बैठ के बात करो और इस मसले को अब दबाओ, चीज़ें कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं? और क्या होगा पीएम का रिस्पॉन्स? सारी कोशिश जो है ना वो है सिर्फ 8 केसेस को लेके, बाकी किसी मामले से कोई दिलचस्पी ही नहीं है। सिर्फ 8 केसेस हैं जिनमें नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ के और अपने जरदारी साहब के और इनके मरियम बीबी के, ये जो इनके 2 मेन केस हैं। ये सारी जो लड़ाई है वो 8 केसेस को लेके, बाकी तो किसी मामले के ऊपर वो बातचीत में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ना ही वो कुछ उसके ऊपर करना चाहते हैं ना कुछ। असल मसला ये है प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसके ऊपर राजी नहीं है। इमरान खान की तो बड़ी एक, वो कहते हैं कि मैं जो है ये छोड़ दूंगा सब कुछ, बट मैं इसके ऊपर मैं जो है कोई रिलीफ देने को तैयार नहीं हूँ। अब असल बात ये थी कि जिस तरह से आपने शुरू में बात की कि डायलॉग होना चाहिए, देखिए 100% डायलॉग होना चाहिए, इसके अलावा तो कोई और रास्ता नहीं है। बातचीत जरूर होनी चाहिए, लेकिन बातचीत बड़े पैमाने पे होनी चाहिए। आप इलेक्शन फ्री एंड फेयर कैसे इंश्योर कर सकते हैं, आप सिविल गवर्नमेंट की अथॉरिटी कैसे मजबूत देखना चाहते हैं, आप सूबों में फेडरेशन में ताल्लुकात जो है वो क्या चाहते हैं, अदलिया में क्या रिफॉर्म्स चाहते हैं। अगर हम केसेस के ऊपर बातचीत करने बैठ जाएं तो देखिए उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने नहीं मानना। अगर कोई और होता तो शायद वो इसके ऊपर बात भी कर लेता, मान भी जाता। इनके ऊपर उन्होंने नहीं मानना, इसके ऊपर फ्यूटाइल होगी। तो आप लोग क्यों नहीं एक बुला लेते, नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस बुला लें जिसमें तमाम लोग, ये सिक्योरिटी के एलिमेंट्स ही है ना, इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो गई, आपका इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आ गई, दे ऑल कंट्रीब्यूट टू नेशनल सिक्योरिटी। आप लोग क्यों नहीं एक बुलाते? मैंने पहले भी ये कहा था कि बातचीत हमें शुरू करनी चाहिए वहां से जहां पे इतफाक हो सकता है। और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, मिसाल के तौर के ऊपर सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, हमने इलेक्शन में ये रिफॉर्म सजेस्ट किया है कि जो वोट है उसको ओपन होना चाहिए ताकि ये वोट जो बिकने के मामलात हैं, और इसका देखिए हमें फायदा है अगर खुफिया वोट हो, क्योंकि हुकूमत की पोजीशन होती है कि वो MPs तोड़ सकती है और वो घपला कर सकती है इलेक्शन में। हम कह रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब का, क्योंकि वो शख्स है जिन्होंने पाकिस्तान में जो दुनिया क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायरिंग लेके आए, तो वो अब भी इस बात के ऊपर कायल है कि ये ऐसा इलेक्शन होना चाहिए जिसके ऊपर कोई धांधली का इल्जाम ना लगे। लिहाजा हम चाहते हैं कि जो सेनेट का इलेक्शन है उसमें जो MPs की वोट्स हैं या MNAs की वोट्स हैं वो ओपन हो, लोगों को पता हो किसने किसको वोट दिया, और हम उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाहते हैं। कल हमने मूव की है, इसके ऊपर बैठ के हमसे बात करें इलेक्शन के अंदर, और हम आगे चल के वोटिंग के ऊपर, उसकी गिनने के ऊपर हम क्या कैसे चाहते हैं उसके ऊपर आकर के बात करें। और इसके ऊपर हम तो तैयार हैं, जब जो फोरम कहेंगे हम उस पर तैयार। मैं इसमें आता हूँ तलाल आपके पास, लेकिन पहले क्लिप ज़रा सुन लें, बिकॉज फवाद का कहना यह है कि मेरे क्लिप में कोई ऐसी बात नहीं है। ज़रा प्ले कीजिएगा। पुलवामा के वाक़े के बाद जिस तरीके से हमने घुस के मारा हिंदुस्तान को, जिस तरीके से हमने घुस के मारा पाकिस्तान की शाहीनों ने, पाकिस्तान के सिपाह ने, पाकिस्तान के उन अजीम बेटों ने जिस तरह घुस के हिंदुस्तान के अंदर उसकी पिटाई की। ठीक है, आई थिंक यू स्टैंड विंडिकेटेड फवाद, जो आप कह रहे हैं कि पुलवामा के वाक़े के बाद, तो इसलिए उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो तो देखिए ना, हिंदुस्तान का मीडिया तो एक ड्रामा क्रिएट करता है ना। अब हमारे यहाँ एक्चुअली अगर आप देखिए तो जो 14 फरवरी से लेकर ये जो वाकयात हैं, इनको हम तो पुलवामा का ही एक सीक्वेंस कहते हैं ना, जैसे 1965 की जंग हम कहते हैं। हम ऑपरेशन जिब्राल्टर तो अलहदा नहीं करते और वो अलहदा तो नहीं करते, हम तो सारा इकट्ठा बोलते हैं। खैर बात मीडिया का ड्रामा इंपॉर्टेंट नहीं।
तलाल ये मुझे बताएं, अभी फवाद ने बड़ी काम की 4-5 बातें की, उन्होंने कहा ये प्रैक्टिकल बातें हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात करें आप, सूबों के वफाक में 18 अमेंडमेंट की बात होती है, उसकी अमेंडमेंट्स की बातें करें, जो सीरियस बाकी लोग इशूज़ हैं, किस तरह महंगाई कम होगी, इन तमाम चीज़ों पे इस पे आप लोग क्यों नहीं बात करते? आप लोगों का भी एक ही है, पहले मियाँ साहब का मसला हल हो, आप पावर पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आते, पीपल्स पॉलिटिक्स की बात क्यों नहीं करते आप लोग? सबसे पहले तो मैं फवाद को वैसे तो मुबारकबाद देता हूं कि इस वक्त ऐश्वर्या और रेखा इतनी मशहूर नहीं इंडिया में जिस वक्त फवाद हुए हैं और अगर क्राइटेरिया हो कि इंडियन मीडिया किसको उठाता है तो फवाद नंबर 1 है इस वक्त। लेकिन अब देखें इस पे कोई रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं पाकिस्तान पे, या सिर्फ एयाज सादक की पसंद है रिस्पॉन्ड करने के लिए। अब अगली बात मालिक साहब, ये फवाद साहब बैठे हैं, एक सेकंड, फवाद क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ तलाल चौधरी साहब से पूछे ना कि उनको शर्मिंदगी है हमारे रिस्पांस पे जो हमने किया। जी तलाल जवाब देना चाहते हैं। जी तलाल क्या कहा है, मुझे आवाज नहीं आई, जरा कह दें। वो कह रहे हैं कि आपको शर्मिंदगी है कि जिस तरह गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया इंडियन प्रोपेगेंडे को, क्या उस पर शर्मिंदगी है आपको? नहीं, प्रोपेगेंडे को नहीं, जिस तरह से हमने जो हम ये है इंडिया के हमले को, इंडियन एग्रेशन को सिंगल आउट कर रहे हैं। आप उस नून लीग को सिंगल आउट कर रहे हैं जो पाकिस्तान की बड़ी जमात है, और अपने ज़हन से निकाल रहे हैं कि पीडीएम वो है जिसमें 65% वोट पूरे 2018 में पीडीएम ने लिए थे। अगर 65% इसराइल और इंडिया के एजेंट है तो बाकी 35% भरते हैं सिर्फ। नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल, फवाद ने भी कहा कि आप एजेंट नहीं है, फवाद ने भी ये नहीं कहा। नहीं एजेंट देखिए ना आप मालिक साहब, मुझे ये बताएं ये आरफ तलाल मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, तलाल मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। मैं कह रहा हूं कि आप लोग सिर्फ आइदर और में क्यों फंसे हुए हैं? आपको गवर्नमेंट कह रही है, वजीर बैठा कह रहा है यार ये मसला एक अपनी जगह, मियाँ साहब के केसेस का वो एक इशू है, आप उसको एजिटेट कर रहे हैं, बिल्कुल करते रहें, साथ आप इलेक्शन रिफॉर्म्स पे ही बात करें, आप सूबों की बात करें, आप बाकी इशूज़ पे भी तो बात करें ना। आप लोग भी पहले एक बात रख के कहते हैं बाकी बात की बात ही नहीं करेंगे, तो बाकी इशूज़ तो लोगों के इशूज़ हैं। ये मियाँ साहब का आना बचना ये तो शरीफ फैमिली का इशू है। नहीं, एक तो मालिक साहब ये पाकिस्तान का इशू है, पाकिस्तान की जमात के कायद का इशू है, पाकिस्तान में होने वाली ज्यादतियों का इशू है, पाकिस्तान में होने वाली नाइंसाफी का इशू है, पाकिस्तान में होने वाली, तो पाकिस्तान का कायद फिर पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आता तलाल साहब? नहीं अब मालिक साहब जवाब सुने ना, ये पाकिस्तान का इशू है ना जी, ये उनका जाती इशू नहीं है। और उनका जाती इशू बने अब इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान के लोगों की आवाज बने हैं, उन्होंने वोट के इज्जत की बात की है, उन्होंने लोगों के हक की बात की है, वो हक जो 70 साल में पाकिस्तान बनाने के लिए ना आईनी मिला ना इंसानी हकूक मिले। अब ये कहते हैं फवाद साहब बात नहीं होती। मुझे ये बताएं मालिक साहब, आपको याद है कि बड़ा प्रेशर था अपोजिशन में कि इस्तीफे दे दिए जाएं और असेंबली में ना बैठा जाए। हम असेंबली में बैठे, असेंबली शुरू हुई, सबसे पहली कमेटी बनी इलेक्शन की धांधली पर, उसका एक इजलास नहीं हुआ। कश्मीर का मामला आया, वजीर आजम जो है वो कायदे अवान होते हैं, उन्होंने आके बैठना पसंद नहीं किया अपोजिशन के साथ। इंडियन एग्रेशन का मामला आया, ये जिसपे अभिनंदन का, उस मीटिंग को 1.5 घंटा डिले किया गया, लेकिन वजीर आजम साथ के कमरे से। तलाल मैं आपसे 2 सवाल करूं, सिर्फ 2 सवाल करूं? नहीं, 2 सवाल। एक करेक्शन मालिक, एक करेक्शन करनी है जी बताएं। ये जो इन्होंने कहा ना, तो धांधली के ऊपर जो कमेटी बनी उसका एक इजलास नहीं हुआ, उसके 13 इजलास हुए। 14वें इजलास में हमने जो शफकत महमूद साहब थे, मैं था, और एक PMLN और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों की सब कमेटी बनी, जिसमें हमने उन्हें कहा TORs बनाए कि आखिर हम करना हमने क्या है। इन्होंने एक हल्का आइडेंटिफाई नहीं कर सके जिसमें ये बताए कि उस हल्के को हमने एग्जामिन करना है, इस हल्के को, उसके लेके अब तक हम इनसे पूछ ही जा रहे हैं कि धांधली हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, हल्के बताएं, अब तक कोई जवाब नहीं आया। 14 इजलास हो चुकी है। तलाल चौधरी साहब से मैं ये कहूंगा कि राना तनवीर साहब से बात कर ले और कल बैठ जाए, हमें तो कोई इतराज नहीं। ठीक है तलाल मुझे 2 सवाल। जिनका डिप्टी स्पीकर 50,000 जाली वोट लेके 1 साल स्टे पे बैठा हो, और फवाद साहब मेरे से पूछ रहे हो कि कौन सा हल्का मैं बताऊं, यानी फैसल वाडा। चले मैं भी आता हूं, मैं भी आ रहा हूं। तलाल मुझे 2 सवाल बताएं, 2 जवाब, बिकॉज अभी इशू है जो सारा फौज का और दूसरा बना हुआ है। फिर मैंने भट्टी साहब से भी एक सवाल इसी पे बात करना हूं।
पहली बात तो आप बार बार कहते हैं, उनको कहते हैं फौजियों को आप बताएं। जुबैर साहब क्यों नहीं पूरी बात खोल देते, 7 घंटे क्या बात हुई थी। और दूसरा, वोट को इज्जतों का नारा तो आपका शुरू हुआ था जब आप केस में हारे, निकाल दिए गए। आपने कहा कि जी जजेस पे दबाव हुआ, जजेस ने फैसले दबाव में दिए। उनमें से एक जज आज सुप्रीम कोर्ट में भी है, उसी सुप्रीम कोर्ट में आप अदालतों में फैसले भी लेके जा रहे हैं। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, एक तो जुबैर साहब फिर सारी बात क्यों नहीं खोल देते, और दूसरा, अगर अब तो आपको पता था कि आर्मी चीफ ने सारा 2 नंबर काम किया हुआ है, DGI ने 2 नंबर काम किया हुआ है, उस आर्मी चीफ को एक्सटेंशन ठुक के क्यों आप लोगों ने दी, जैसे भट्टी साहब ने पहले कहा, वो तो हमें समझा दें। एक्सटेंशन पे वोट इतना जज्बे से क्यों दिया आप लोगों ने? बिकॉज जब हम कड़ियाँ देखते हैं तो लगता ही है कि तब तक आपकी बातचीत चल रही थी, आप लोगों ने वोट दे दिया, बातचीत नहीं बनी तो आप वो वोट की इज्जत हो चल पड़ी है। मुझे वोट जस्टिफाई करें, फिर वोट क्यों दिया था? सबसे पहले मालिक साहब, जो जुबैर साहब हैं वो जाती मुलाकातों को एक एथिकल समझते हैं कि वो किसी को बताई ना जाए। ये बड़ी अनएथिकल है कि मेरी और मालिक साहब आपकी दोस्ती हो और आप अपनी मुलाकातों, मेरी मुलाकातों में से कोई 2 मुलाकातें निकाल कर टीवी पर बैठ के कर दें। ठीक है, तो काइंडली मैं आपको बता रहा हूं कि 4 से 5 साल से मुलाकात, चले हो गया, चले आगे चले। बड़ी अहम बात है ना, बड़ी अहम। दूसरी बात ये है कि ये कह देना किसी को कि यार आज तुम सीधे रास्ते पे क्यों चल पड़े हो, तुमने कलमा क्यों पढ़ लिया है, तुम मुसलमान क्यों हो गए हो, तुम ईसाई अच्छे थे, तुम काफिर अच्छे थे। भाई मैं अगर ठीक हो गया हूं तो मेरे ठीक बात का सर, आपकी हर बारी आप ठीक हो जाते हैं, जब हालात आपके खराब हो जाते हैं आप ठीक हो जाते हैं, फिर हालात ठीक होते हैं तो आप खराब हो जाते हैं। ये भी तो सवाल फिर उठता है ना। मेरी सवाल मेरा भी जवाब दे देना, क्या मुल्क में 4 मार्शल्ला नहीं लगे? कोई 4 मिनट की सजा हुई? क्या PCO के हलफ नहीं हुए? क्या जजों को ब्लैकमेल करके फैसले नहीं लिए गए? क्या सियासतदानों को एब्डो से भट्टी साहब पास आ जाऊं। आरिफ अमीन भट्टी साहब, भट्टी साहब मेरा एक सवाल सुन लो। मेरा सवाल है, और तुसी अपना सवाल ठहरो, पहले मुझे बताने दे। आज मुझे पहली दफा पता चला मुल्क में 4 मार्शल लगे हैं। यार मैं भी तो एक पाकिस्तानी हूं ना, जर्नलिस्ट बाद में हूं। एक सबसे बदतरीन मार्शल लगा जियाउल हक का, बदतरीन, जब शाही किले में बंद किया गया, कोड़े मारे गए, एक मुंतही वजीर आजम को फांसी दी गई, उसका लापालिक बच्चा हुआ रेफरेंडम जियाउल हक के 84 में, जिसने सारे पैसे लगाए। गालिबन जियाउल हक मेरी मेमोरी के मुताबिक ना जनरल था गालिबन, और उसने मार्शल भी लगाई थी और साफियों को भी कोड़े मारे थे। उसकी गोद में जो पला, उसके मजार पे जिसने जाके कहा मेरे कायद मैं तेरा मिशन पूरा करूंगा, वो ठीक था? मुशर्रफ से जिसने NRO लिया और अबू धाबी रातों रात एक जहाज आया जिसमें पाए पकाने वाले, ओजरियां पकाने वाले साथ गए, वो जनरल ठीक था? जिसने, हाँ मार्शल्ला कल भी गलत था, मार्शल्ला आज भी गलत है। मेरी तो मोहतरम तलाल सबसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सटेंशन देने के बाद अब आर्मी चीफ में कौन सी ऐसी खराबी आई जो आज आपको नजर आई? मेरे मोहतरम, हुकूमतें आपने करनी है, हमने नहीं, लेकिन तारीख को, हिस्ट्री को बसख ना करे। अब मालिक साहब अपने सवाल की तरफ आ जाए। मेरा सवाल ये है, हिस्ट्री बता दी आपको। भट्टी साहब, मेरा सवाल ये था कि मियाँ साहब ने माजी में जो तलाल कह रहे थे कि अगर कोई ईमान लिया तो ठीक है, आपको याद है जब ये मुशर्रफ से एग्रीमेंट साइन करके गए थे तो तब भी इन्होंने इनकार किया था। वो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर आया, उससे फिर आगे इंटेलिजेंस चीफ ने आके मुआहदा दिखाया। तो फिर हम किस तरह एतबार करें, किस बात का एतबार करें? तलाल की बात पे कि वाकई रिफॉर्म हो गए कि हर बारी हमें एक नई बारी? भट्टी साहब, मैं मालिक साहब 1 मिनट मेरे पहले भट्टी साहब को मुझे इजाजत दें 2 लाइनें कहने की। मैं आ रहा हूँ तलाल, आपके पास आ रहा हूँ। हुक्म जी तलाल। भट्टी साहब ने बड़ी बात है कि मैं 2 लाइनें कह दूं, क्या हर्ज है इसमें? फिर वो उसका भी जवाब दे देंगे। मुझे ये बताएं कि अगर जुबैर मिला है या किसी ने मार्शल्ला लगाया था तो वर्दी और हलफ किसने उठाया हुआ था? जिसने हलफ उठाया हुआ था उसने अगर किसी सियासतदान को पैट्रोनाइज किया तो उसने गलत किया है। सबसे पहले उसका काम बनता है। मैंने हलफ नहीं उठाया होता सियासतदान ने। सर आपको 18 बकौल शेर रशीद की आपको 18 साल की तोशीज़ा तो नहीं कि आपको हर कोई वर्गला के ले जाता है? अच्छा भट्टी साहब, जल्दी भी मैंने फुआद से क्लोजिंग कमेंट लेना है।
अच्छा, मैं तलाल साहब को गुजारिश करूंगा आइन पढ़े। आइन में जिसने आइन तोड़ा और उसकी मदद की, दोनों आर्टिकल 6 के मुल्ज़म है। आइन पढ़ ले, फिर मैं हो सकता है मैं भी पढ़ लेता हूं दोबारा, मेरी गलती होगी। इनके लिए आइन पढ़ना जरूरी है। देखे तलाल साहब गुस्से में नहीं आते, छोटे बच्चे गुस्से में नहीं आते। अभी आपकी थोड़ी सी उम्र और बढ़नी है, माशाल्लाह आपने सारी उम्र सियासत करनी है। बच्चे जज्बाती नहीं होते और गैर सियासी होते हैं। गुजारिश है कि आइन जरूर पढ़िएगा जाके, जिसने तोड़ा और जिसने उसकी मदद की, दोनों ही आर्टिकल 6 के मुल्ज़म है। फिर कर दे। हम तो कह रहे हैं कल भी मार्शाल्लाह गलत थी, आज भी गलत थी, कल भी गलत है, आज भी गलत होगी। लेकिन खुदारा आप सियासी मुखालफत करें, 100 दफा करें, आपका हक है, लेकिन अदारों को टारगेट। तलाल वेरी क्विकली, मुझे तलाल आपका हक है। एक कहा यह जा रहा है कि पीटीआई की भी बर्बादी जो हो रही है उसमें वो अनइलेक्टेड लोग हैं जो उनको उल्टी तरफ लगाते हैं। अब पता ये लग रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि जी पीएमएलएन का ही प्रॉब्लम यह सारे अनइलेक्टेड लोग जो से ना वो तलवारें निकाल के बैठे हुए, इलेक्टेड का रवैया और है, अनइलेक्टेड हैं जो से इस फुल तसादुम की तरफ लेके जा रहे हैं। एग्री करते हैं इस बात से? मालिक साहब, एक गुजारिश सुने, कितनी कोशिश की है, कोई 5 मेंबर कौमी असेंबली ला के खड़े तो करे। नवाज शरीफ जो कहे उसका नैरेटिव ठीक नहीं है, कमाल करते हैं, बातें जितनी मर्जी करते रहे। और मैं आपको एक बता दूं, नून लीग अगर ये नैरेटिव ना लेती और अगर वो छोड़ेगी तो कोई वोट नहीं मिलेगा। ये लोगों का नैरेटिव है, ये सिंक्रोनाइज कर चुका है, ये लोगों की दिल की आवाज है। होगा क्या? आप चाहते क्या है? वेरी क्विकली, है क्या गेम प्लान? क्या हो कि गवर्नमेंट रिजाइन कर दे या फौजी उल्टा दें? क्या है गेम प्लान? क्या है? कोई फौज को उल्टाने का किसी अदारे के खिलाफ नहीं है। अदारे मोहतरम है, मगर जो इंडिविजुअल्स अदारों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे साकिब निसार ने पूरी अदलिया को इस्तेमाल किया। अब मैं साकिब निसार को तो सलाम नहीं कर सकता, जैसे तो भाई वो आप ही मियां साहब के लॉ सेक्रेटरी थे, मियां साहब ने उनको जज बनाया था सुप्रीम कोर्ट का। खुद लोग आप बना देते हैं, बाद में आप मानते नहीं है। ये मालिक साहब कोई सफाई नहीं। आप मेरी बात सुने, आप हमारे साथ रहे हैं, मैं आपको कोई सच्ची बात कहूं, मैं कहूं कि आप हमारे साथ रहे थे, सच्ची बात नहीं कर सकते। और यार ये कोई बात नहीं है, सच सच है, झूठ झूठ है। जिसकी जो गलत अगर हमारे साथ भी रहे तो सजा दें उसको। फवाद चौधरी मुझे ये बताएं, जिस तरह टेम्पर्स और चीजें हदें क्रॉस कर गई हैं, अब नीचे लाने का क्या तरीका है? व्हाट वुड यू डू? किस तरह करें? अब कुछ तो रैशनैलिटी लानी है। नहीं, रैशनैलिटी लानी चाहिए और मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। ये देखें, मुल्क और कौम ऐसे आगे नहीं जा सकते। इतनी ज़्यादा अपोजिशन जो है वो अगर अग्रेसिव हो जाए तो भी मुल्क में जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और ये जो डेमोक्रेसी है, स्पेशली जो हमारा वेस्टमिनिस्टर मॉडल है जिसको हम फॉलो करते हैं, इसमें एक मिनिमम हार्मनी अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लिहाजा मैं इस बारे में बड़ा वाजे हूँ। मैं तो पहले भी ये कह रहा था कि हम लोगों को बैठ के बड़ी बातों के ऊपर जो है वो एक निगोशिएशंस का आगाज करना चाहिए, बात करनी चाहिए और तमाम लोग जो हैं वो अपनी अपनी पोजीशन से पीछे हटें। देखिए, ये जो इदारों के ऊपर क्रिटिसिज्म जिस तरीके से पीएमएलएन ने अपनी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जिसके ऊपर बनाई है, वो बिल्कुल उसकी बुनियादें ही गलत है। कोई भी मुल्क इस तरह से इदारों को कमज़ोर करके फिर उसकी जो रियासत है वही कमज़ोर हो जाती है। लिहाजा पहली बात तो मैं पीएमएलएन से कहूँगा कि इस बात से वो पीछे हटें। उसके बाद जो बड़े रिफॉर्म्स हैं और उन बातों से शुरू करें जहाँ पे कंसेंसस हो सकता है, जैसे मैंने इलेक्टोरल रिफॉर्म पे कहा। फिर उसके बाद जो है जो चीज़ें बेहतर होंगी वो कर देंगे। और दूसरा जो केसेस हैं वो नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, अब अदालतें तो इंडिपेंडेंट है ना। अब हमारे यहाँ अदालतें के ऊपर तो कोई सवाल नहीं है ना कि वो किसी के तहत है। अदालती निज़ाम है, उसमें आप जो फैसिलिटेशन हमसे चाहते हैं कि ये केस डे टू डे चले। जी भट्टी साहब। अच्छा मालिक साहब, एक आपसे गुजारिश है, ये तो दोनों हमारे भाई सियासतदान, इन्होंने अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करना और इनका राइट भी है। आप मुझे बताएं, एक तरफ नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि इमरान खान के साथ मेरा मुकाबला ही कोई नहीं, मैंने सेलेक्टरों को नहीं छोड़ना। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि आर्मी चीफ भी गलत है, DGIS भी गलत है। तो ये मुतालबा कर किस रहे हैं और क्या कर रहे हैं, चाहते क्या है? कौन हल करेगा इस चीज़ का जब हुकूमत से ये नहीं बात करना चाह रहे, आर्मी चीफ से और DGIS को, फौज को, जिस्म को जो ये आपका $1 मिलियन क्वेश्चन है। आखिरी मिनट रह गया। फवाद, मैं एक चीज़ आपसे सुनना चाह रहा हूँ। देखिए, पोजीशन में तो गवर्नमेंट होती है, प्रोएक्टिवली तो यू आर इन अ गिविंग पोजीशन। आप लोग इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते? आप लोग क्यों नहीं दिल बड़ा करते? और
जी फवाद। जी बिल्कुल, इनिशिएटिव लेने को तो हम तैयार हैं और हमने पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये बात की है, उसके बाद जो है नेशनल असेंबली में भी ये बात जो है वो की है और इसको बना लेते हैं। पहले जो है कुछ आप बड़े अच्छे खासे हमेशा कुर्बानी के बकरे बनते हैं कैबिनेट में, हमें पता है, बिकॉज यू स्पीक योर माइंड देयर। तो इस चीज़ को आप क्यों नहीं पुश करते कि एक प्रोएक्टिवली एक कॉन्फ्रेंस कॉल करें, कुछ तरह की बात करें जिसके अंदर इनका ब्लफ तो कॉल करें ऑपोजिशन का, लेट देम से नो। नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने टीवी पे भी कहा था, लेकिन लेट्स आई थिंक वी कैन मूव ऑन दिस। पहले इनफॉर्मल चलते हैं और फिर उसके बाद इसको फॉर्मल भी करते हैं और बातचीत होनी तो ज़रूरी है, इसमें तो कोई शुबा नहीं। फवाद चौधरी बहुत शुक्रिया, तलाल चौधरी आगा बहुत शुक्रिया, रवनीत भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात है कि बातचीत होनी ज़रूरी है और ये पॉलिटिकल एलिमेंट्स के दरमियान में ही होनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रोएक्टिवली इसमें ले, क्योंकि अगर हम तारीख़ देखें तो मुझे तो कोई इतने प्रिंसिपल स्टांसेस कहीं नज़र नहीं आ रहे। बिकॉज अगर वोट आप जस्टिफाई नहीं कर सकते तो एक तरफ गाली, एक तरफ एक्सटेंशन के वोट्स, एक तरफ आप कहते हैं कि इदारे इंटरफेयर कर रहे हैं, उधर फिर उन्हीं इदारों से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर को टेबल पे लाएंगे सब कुछ। ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। असल चीज़ है बात करें और ज़ाती मुफाद को मुल्की मुफाद के ऊपर ना लाएं। ये लेटेस्ट जो इंसिडेंट हुआ है इसने पाकिस्तान की बहुत सुबकी की है। ये चीज़ें, ये कुछ रेड लाइंस हैं, इनसे हमें पीछे रुकना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।